दैट इज अ स्पेसिएशन पर, दैट इज एन स्पेसिएशन पर बात आती है। स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है बताइए जल्दी से। हाँ जी, कुछ पता है या नहीं है? दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीशीज। क्या मतलब हुआ इस बात का? हाँ जी, क्या मतलब हुआ इस बात का ये बताइए। हाँ ना भैया, क्या कहती हैं इसके बारे में? यानी न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है किससे? किसी एग्जिस्टिंग स्पीशीज से, मौजूदा स्पीशीज से कोई नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज स्पेसिएशन। क्लियर है बात? ये बेसिकली देखा जाए तो ये टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का है? टू टाइप्स का है। पहला है डाइवर्जेंट स्पेसिएशन, और दूसरा है दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिएशन। तो दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिएशन। तो स्पेसिएशन कितने टाइप का हुआ ये बताइए जल्दी से। हाँ ना भैया, दो, कौन कौन सा? डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्मेशन। जी, तो अब सवाल आता है कि आखिर डाइवर्जेंट स्पेसिएशन कहते किसको हैं? तो डाइवर्जेंट स्पेसिएशन पर फायदा ये बताओ, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन किसको कहते थे? जल्दी बताओ। हाँ भाई, नबिया बताओ जल्दी से, डाइवर्जेंट इसमें डाइवर्जेंट एवोल्यूशन किसको कहते थे? होमोलोगस ऑर्गन्स। दैट इज द होमोलोगस ऑर्गन्स को। और होमोलोगस ऑर्गन्स का ही दूसरा नाम दैट इज द डाइवर्जेंट होमोलोगस ऑर्गन का ही दूसरा नाम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन था। ये बात पता है श्रेया? ये तुमने 10th क्लास में पढ़ा है? होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन्स नहीं? ये सब पढ़ा है। अच्छा, पढ़ा है। क्या होते हैं होमोलोगस ऑर्गन, कुछ आइडिया है? हाँ जी, तो होमोलोगस ऑर्गन्स का मतलब था कि स्ट्रक्चर क्या होगा इनका? स्ट्रक्चर जो है वो सेम होगा, बट फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंट होगा। ये बात आपको याद है? जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, हाँ जी, तो एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, तो मैंने कहा कि अगर एग्जाम्पल देखें तो मैंने कहा कि फोर लिम्ब किसको कहते हैं? हाँ जी, फोर लिम्स का मतलब क्या होता है? दैट इज हैंड्स ऑफ ह्यूमन। इसी तरीके से बैट, इसी तरीके से व्हेल, इसी तरीके से अगर देखा जाए तो टाइगर। ये सब के सब अगर देखा जाए तो ये सब के सब होमोलोगस ऑर्गन्स हैं। और ये होमोलोगस हम क्यों कह रहे हैं ये भी देख लीजिए। उसकी वजह ये है कि अगर देखा जाए तो ये है बेसिकली फोर लिम्ब, और फोर लिम्ब का सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट सेम है, सबका स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन काम अलग अलग है। तो देखिए कैसे है,
तो मैंने कहा कि अगर टाइगर में 4 लिम्ब की बात करेंगे तो ये रनिंग में काम आ रहा है। अगर ह्यूमन की बात कर लें तो ह्यूमंस के अंदर राइटिंग में काम आ रहा है 4 लिम्ब, लिखने के काम आ रहा है। इसी तरीके से बैट की बात कर लें तो बैट में फ्लाइंग के काम आ रहा है। तो इसका मतलब आप यहां पर देख रहे हैं कि जो ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन काम अलग अलग है, तो ये कहलाता है होमोलोगस ऑर्गन्स। और होमोलोगस ऑर्गन का ही दूसरा नाम होता है दैट इज द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। लेकिन अगर देखा जाए तो डाइवर्जेंट स्पेसिएशन भी इससे मिलता जुलता है। अब ये कैसा है मिलता जुलता, तो वो देख लीजिए। डाइवर्जेंट स्पेसिएशन का मतलब है कि वन और more new species, when one or more new species are formed from a common ancestor। क्या मतलब हुआ इस बात का? हाँ जी, क्या मतलब हुआ इस बात का, जल्दी बताइए। हाँ जी, डाइवर्जेंट स्पेसिएशन कब कहलाएगा? जब एंसेस्टर क्या होंगे? चलिए छोड़िए। तो इसके अंदर अगर पहला देखेंगे तो हम पहले की बात कर लें तो इसमें आ गया दैट इज एन एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की अगर बात की जाए तो मैंने कहा कि ये बेसिकली एक बड़ा सा एरिया है, ठीक है। और यहाँ बड़े से एरिया के अंदर अगर देखें आप तो यहाँ पर एक पॉपुलेशन रह रही थी, एक पॉपुलेशन रह रही थी। पॉपुलेशन आपको पता है दैट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, सेम टाइप के इंडिविजुअल्स को हम पॉपुलेशन कह रहे हैं। मैंने कहा कि कुछ वक्त के बाद इस पॉपुलेशन के बीच से एक नेचुरल बैरियर गुजर गया। क्या गुजर गया? ये आ गया एक नेचुरल बैरियर। और नेचुरल बैरियर का मतलब हुआ कि रिवर हो सकती है नेचुरल बैरियर, माउंटेन हो सकता है, ठीक है, कोई भी नेचुरल बैरियर हो सकता है। तो मैंने कहा कि एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को नेचुरल बैरियर ने दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्से को मैंने कह दिया ए बन गया और एक हिस्से को मैंने कह दिया दैट इज अ बी, ठीक है। तो मैंने कहा कि अब अगर आप देखेंगे तो नेचुरल बैरियर ने इस पॉपुलेशन को, जो कि कॉमन पॉपुलेशन थी, उस कॉमन पॉपुलेशन को दो अलग अलग पॉपुलेशन में डिवाइड कर दिया। और एक पॉपुलेशन कहला रही है ए पॉपुलेशन और एक पॉपुलेशन कहला रही है बी पॉपुलेशन। अब वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे बी पॉपुलेशन ने अपने आप को इस इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट किया, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट किया। और ए पॉपुलेशन की बात करें तो ए पॉपुलेशन ने अपनी जरूरतें अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट किया। और एक और खास बात है कि ए के मेंबर बी की तरफ नहीं आ पाए, बी के मेंबर कभी ए की तरफ नहीं आ पाए। उसकी वजह थी नेचुरल बैरियर। अब हुआ क्या कि ये जो बी अपने आप को अपने एनवायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करता रहा, ए अपने आप को अपने एनवायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करता रहा। और जब हजारों साल गुजर गए तो बी ने एक न्यू स्पीशीज बना दिया और इसी तरीके से ए ने एक न्यू स्पीशीज बना दिया। तो इस तरीके का स्पेसिएशन को हम कहते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। तो देखिए एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में मैंने कहा कि व्हेन a species divided into two or more geographical area,
यानी जो मौजूदा स्पीशीज थी वो 2 या 2 से ज्यादा जोग्राफिकल एरिया में डिवाइडेड हुई, divided into 2 or more geographical area in such a way that they acquire characters according to their need, which later form new species। इस लाइन का कुछ मतलब समझ में आया या नहीं आया है? हाँ जी, इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि when a species divided into 2 or more geographical area, तो मैंने कहा कि जब 2 या 2 से ज्यादा एक स्पीशीज जो है या 2 में या 2 से ज्यादा जोग्राफिकल एरिया में डिवाइड हो और इस तरह डिवाइड हो कि अपने हिसाब से, अपने एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप के अपने अंदर कैरेक्टर एक्वायर करती रहे। जब कैरेक्टर एक्वायर करती रहे तो इसी तरीके से अगर ये कैरेक्टर एक्वायर करती रही तो बाद में चलकर ये एक नई स्पीशीज फॉर्म कर देगा एंड दैट नई स्पीशीज इज नो, इस तरीके की न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होना ये कहलाता है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन के अंदर मस्ट है कि नेचुरल बैरियर का होना, मस्ट है नेचुरल बैरियर। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल है दैट इज द डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस किसको कहते हैं हम? तो डार्विन फिंचेस जो थी ये बर्ड्स हैं बेसिकली। तो डार्विन फिंचेस बर्ड्स थी बेसिकली। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, तो दूसरा वाला है दैट इज सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन की अगर बात की जाए तो मैंने कहा कि अगर देखा जाए तो ये एक एरिया है और इस एरिया के अंदर अगर आप देखें तो ये पॉपुलेशन रह रही है या एक स्पीशीज रह रही है। यहाँ पर इस पूरे एरिया में, इसमें अगर देखें आप तो एक स्पीशीज रह रही है, ये स्पीशीज है, यहाँ कोई ए स्पीशीज रह रही है। ए स्पीशीज के कुछ मेंबर ने क्या किया कि एक इमेजिनरी बाउंड्री बना ली ऐसे करके। इमेजिनरी बाउंड्री का मतलब कोई दीवार नहीं खड़ी करी है, बल्कि इस एरिया के अंदर के जितने मेंबर थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम इस बाउंड्री से, इस इमेजिनरी बाउंड्री से बाहर के किसी मेंबर से रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे और ना ही बाहर वाले मेंबर को अंदर आके रिप्रोड्यूस करने देंगे। तो इसका मतलब इस पॉपुलेशन के अंदर ही कुछ मेंबर ने एक ऐसा एरिया बना लिया जिसकी वजह से उन्होंने अपने रिप्रोडक्शन को लिमिटेड कर दिया, सीमित कर लिया और उससे आगे जा ही नहीं रहा। और अगर इस तरफ देखा जाए तो यहाँ के मेंबर पूरे में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, पूरे में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो इस वाली पॉपुलेशन में ए डैश में चेंजेस तेजी से आएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा सा एरिया है और बहुत दूर तक जीन फ्लो कर रहा है, बहुत दूर तक जीन फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर आप इस वाली पॉपुलेशन में देखेंगे तो जीन फ्लो का जो दायरा है वो बहुत छोटा है, जिसकी वजह से जो चेंजेस एक्वायर हो रहे थे उस चेंजेस एक्वायर करने में ये पॉपुलेशन पीछे रह जाएगी और इस पॉपुलेशन की बात करें तो ये चेंजेस एक्वायर करने में काफी आगे निकल जाएगी। और जब काफी आगे ये पीछे रह गई और जब ये पीछे रह गई तो पीछे आने वाली जो पॉपुलेशन है ये जो आगे चल के आएगी, भाई जब ये आगे पहुंची तो क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ और था और जब ये पॉपुलेशन आगे पहुंची
तो क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ और हुआ जिसकी वजह से इस बी वाली पॉपुलेशन ने एक न्यू स्पीशीज फॉर्म कर दिया, यानी न्यू स्पीशीज फॉर्म कर दिया, और ए पॉपुलेशन ने एक न्यू स्पीशीज फॉर्म कर दिया। तो इससे ये पता चला कि एक स्पीशीज से एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ है, और इस तरह फॉर्मेशन हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर थे वो उन्होंने एक इमेजिनरी बाउंड्री बना ली जिससे बाहर वो जा ही नहीं रहे थे, रिप्रोड्यूस कर ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से वो एक ही जगह पर अपना रिप्रोडक्शन करते रहे, और जिसकी वजह से ये दोनों पॉपुलेशन जो थी वो आपस में एक दूसरे से अलग अलग हो गई, और जब अलग हो गई तो ए वाली पॉपुलेशन ने एक नई स्पीशीज बना दिया और बी वाली पॉपुलेशन ने एक नई स्पीशीज बना दिया। तो मैंने कहा कि in this type subpopulation becomes reproductively isolated, यानी इस पॉपुलेशन ने, ये वाली जो पॉपुलेशन थी, इसने रिप्रोडक्टिवली अपने आप को आइसोलेट कर लिया फ्रॉम इट्स पेरेंटल पॉपुलेशन, यानी जो पेरेंटल पॉपुलेशन थी ब्लू वाली उससे बिल्कुल अलग कर लिया इस वाली पॉपुलेशन ने। ठीक है, यहां पर मैंने कहा विदाउट ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन यहां पर नहीं हुआ है। तो यहां पर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि मेनली प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लॉइडी चेंज कराते चले जा रहे हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लॉइडी चेंज कराते चले जा रहे हैं, और इससे क्या होगा कि किसी एक प्लांट की प्लॉइडी कुछ होगी और किसी दूसरे प्लांट की प्लॉइडी कुछ और होगी, जिससे ये होगा कि ये एक लेटर ऑन ये अलग अलग स्पीशीज में फॉर्म हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग दूसरे वाले पर, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिएशन। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिएशन। तो मैंने कहा कि इस तरीके के स्पेसिएशन में मैंने कहा कि व्हेन द एंसेस्टर, यानी एंसेस्टर का मतलब हुआ दैट इज पूर्वज, तो व्हेन द एंसेस्टर species change into new species, यानी जब एंसेस्टर पूरी स्पीशीज, एंसेस्ट्रल की पूरी स्पीशीज जो है वो न्यू स्पीशीज में चेंज हो गई, बिल्कुल अलग स्पीशीज में चेंज हो गई, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिएशन। इसका अगर टाइप देखें तो पहला टाइप है दैट इज अ फेलेंटिक स्पेसिएशन। अब आते हैं फेलेंटिक स्पेसिएशन क्या है। तो हमने बेसिकली फेलेंटिक स्पेसिएशन में अगर देखा जाए तो पहले एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। तो इसमें मैंने कहा कि एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स की बात कर लेते हैं, तो दैट इज एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स की बात करते हैं। तो अगर एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स में देखें तो एक मैंने कहा इयोहिपस नाम का पहले हॉर्स आया था जो कि आज फॉसिल हो चुका है। इयोहिपस से जो नया हॉर्स बना
उसका नाम था मिजोहिपस। मिजोहिपस से जो नया हॉर्स बना, दैट इज अ फिलोहिपस, दैट इज फिलोहिपस। और फिलोहिपस से बना एक्वस। और आज जो घोड़ा है वो बेसिकली एक्वस है। और एक और चीज है कि इयोहिपस की बात करें तो ये पहले डॉग के जैसा था, बहुत छोटा था, डॉग की तरह। तो आप देख रहे हैं कि हॉर्स के सारे एंसेस्टर, जितने भी पूर्वज थे जो इयोहिपस की शक्ल में थे, वो चेंज हुए मिजोहिपस की शक्ल में। और मिजोहिपस पूरे के पूरे चेंज हुए प्लियोहिपस की फॉर्म में। और प्लियोहिपस सारे के सर सारे चेंज हुए एक्वस में। हाँ बताएं। सर मीजो हिप्पस तो मेरी हिप्पस में चेंज हुए थे ना। तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बीच में मैंने एक दो स्टेप गायब कर दिए, वो अलग चीज है। लेकिन कहने का मतलब मैं यहाँ पर यह समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो पूरे के पूरे एंसेस्टर जो है, पूरे के पूरे एंसेस्टर वो एडवांसनेस की तरफ चले गए, नए स्पीशीज में चेंज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ पुराने जो एंसेस्टर थे वो एज सच बरकरार हैं, वो एज सच हैं और उसी से नई स्पीशीज फॉर्म हुई है, ऐसा नहीं है। बल्कि यहां पर अगर आप देखें तो सारे के सारे एंसेस्टर जो है वो चेंज हुए मिजोहिपस में। मिजोहिपस के सारे चेंज हुए प्लियोहिपस में, प्लियोहिपस सारे के सारे चेंज हुए एक्वस में। तो इसको हम कहते हैं, यानी अगर जहां पर आपने देखा कि सारे के सारे एंसेस्टर न्यू स्पीशीज में चेंज हुए हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिएशन। और अगर मान लेते हैं कि कुछ मेंबर पहले जैसे ही और कुछ मेंबरों ने नई स्पीशीज फॉर्म कर दिया, तो दैट इज द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन था, वो डाइवर्जेंट स्पेसिएशन था। तो बेसिकली फिलेटिक स्पेसिएशन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है दैट इज एन एंसेस्टर। एंसेस्टर जानते? एंसेस्टर का मतलब हुआ दैट इज एंसेस्टर स्पीशीज। श्रेया एक बात सुन लीजिए आप, श्रेया सुन रही हो? यस सर। जो चीज ना समझ में आए पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सब गधे बैठे हुए हैं, ये सुन लीजिए। जो चीज ना समझ में आए पूछ लीजिएगा, मैं पूछता रहूंगा, मैं बार बार नहीं पूछ पाऊंगा, इसलिए जो तुम्हें ना समझ में आए फौरन बोल दीजिएगा। और अगर ठीक है जवाब देंगी मेरी बात का तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग बैठे हैं यहाँ बेवकूफों की तरह, तो एंसेस्टर स्पीशीज की बात करते हैं कि एंसेस्टर स्पीशीज चेंजेस इनटू न्यू स्पीशीज, यानी जो एंसेस्टर स्पीशीज है वो चेंज हो जाएगा न्यू स्पीशीज में बाय ग्रेजुअल चेंजेस, बाय ग्रेजुअल चेंजेस। धीमे 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 ये चेंजेस होता चला जाएगा, जिससे एंसेस्ट्रल स्पीशीज जो है वो न्यू स्पीशीज में चेंज हो जाएगी ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। तो इस काम के लिए ऐसा नहीं है कि 4 दिन में ये सारे काम हो जाएंगे, बल्कि इसके लिए हजारों साल खर्च हो जाएंगे, हजारों साल। नेक्स्ट आते हैं, एक और है दैट इज अ क्वांटम स्पेसिएशन। तो क्वांटम स्पेसिएशन का मतलब क्या है? क्वांटम स्पेसिएशन का मतलब यह है कि इट इज कॉज्ड बाय द major changes develop suddenly, यानी सडनली एक ऐसे मेजर चेंजेस आए जिसकी वजह से एंसेस्टर जितने भी थे वो सब न्यू स्पीशीज में चेंज हो गए। तो यहां पर मैंने कहा कि इट इज कॉल्ड बाय द मेजर चेंजेस डेवलप सडनली इन एनी स्पीशीज, किसी स्पीशीज के साथ में ऐसे मेजर चेंजेस आए सडनली कि वो एक न्यू स्पीशीज में, अलग स्पीशीज में चेंज हो गए।
It is caused by the major changes developed suddenly in any species which further form new species. तो जो के बाद में उसने न्यू स्पीशीज फॉर्म कर दिया। और अगर क्वांटम स्पेसिएशन की बात करें तो इसमें मेजर कॉज जो था वो म्यूटेशन था। दैट इज मेजर कॉज इज म्यूटेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेजर कॉज था इसका म्यूटेशन, कि म्यूटेशन सडन चेंजेस डेवलप हुआ पॉपुलेशन में, सारे के सारे मेंबर जो थे वो न्यू स्पीशीज में चेंज हुआ और पुराना कोई भी मेंबर नहीं बचा। इस तरीके का स्पेसिएशन कहलाता है, दैट इज अ क्वांटम स्पेसिएशन। अब एक नई हेडिंग है, दैट इज अ मिमिक्री। अब मिमिक्री क्या होता है बेसिकली? तो मिमिक्री का मतलब आपको पता है कि दैट इज एन एक्टिंग। एक्टिंग की अगर बात की जाए तो ये मिमिक्री फिलहाल एक्टिंग है। तो यहां पर अगर टर्म जो दी है, टर्म गिवन बाय, इस टर्म को बेसिकली दिया था बेट्स ने। तो यहां पर अगर देखा जाए तो टर्म दिया है बेट ने, और ये भी एक तरीके का काइंड ऑफ एडेप्टेशन है। ये एडेप्टेशन का मतलब है कि ये ऐसी चीज है जिसके बिना पर स्पीशीज अपने आप को जिंदा रख पाएगी। अगर एडेप्टेशन एक्वायर नहीं करेगी तो वो खत्म हो जाएगी, दुनिया से एलिमिनेट हो जाएगी। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर मिमिक्री होता क्या है? तो मैंने कहा कि इट इज द रिजेम्बलेंस of one organism it is the resemblance of one organism to another organism for the purpose of protection from their predator। तो सवाल ये आता है कि व्हाट इज मिमिक्री? मिमिक्री होता क्या है? तो मैंने कहा कि मिमिक्री का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म की तरह नजर आ रहा है, और इसके नजर आने से फायदा ये हो रहा है कि वो अपने आप को अपने प्रीडेटर से अपने आप को बचा पा रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक बेसिकली ऐसे समझिए कि एक अगर देखा जाए तो एक वॉइसरॉय बटरफ्लाई है, एक वॉइसरॉय बटरफ्लाई है, और एक जो है मोनार्क बटरफ्लाई है। दो बटरफ्लाई हैं। तो अब अगर देखा जाए तो वॉइसरॉय बटरफ्लाई जो है वो एक्टिंग कर रही है मोनार्क बटरफ्लाई की। मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो डिसटेस्टफुल होती है। डिसटेस्टफुल का क्या मतलब है भाई? कि इस बटरफ्लाई को जो भी ऑर्गेनिज्म खाएगा उसको मजा नहीं आएगा, और मजा ना आने की वजह से फौरन उसका मुंह का टेस्ट बिगड़ेगा, जिसकी वजह से वो इस बटरफ्लाई को थूक देगा, बाहर निकाल देगा। और जब बाहर निकाल देगा तो इसका मतलब मोनार्क बटरफ्लाई अपने आप को इस तरह बचा पाएगी, बचा लेगी मोनार्क बटरफ्लाई अपने आप को इस तरह। यानी वॉइसरॉय बटरफ्लाई किसकी एक्टिंग कर रही थी? पहली चीज, वॉइसरॉय बटरफ्लाई की तो बाद में बात करेंगे, पहले ये समझ लीजिए कि
मैंने कहा कि मोनार्क बटरफ्लाई की बात करें तो ये डिसटेस्टफुल होती है, हाईली डिसटेस्टफुल, यानी इसमें मजा नहीं आता है, इसमें टेस्ट नहीं है। किस वाली बटरफ्लाई में टेस्ट नहीं है? तो दैट इज अ मोनार्क बटरफ्लाई में टेस्ट नहीं है। मोनार्क बटरफ्लाई को अगर इसका प्रीडेटर खा ले तो इसका प्रीडेटर खाने पर फौरन उसको स्पिट कर देता है, और स्पिट इसलिए कर देता है क्योंकि उसका खुद का टेस्ट बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो इस बटरफ्लाई को स्पिट कर देगा, बाहर फेंक देगा। अब इससे क्या हुआ कि मोनार्क बटरफ्लाई ने अपने आप को बचा लिया ऐसा करने से। लेकिन एक और बटरफ्लाई है जिसका नाम है वाइसरॉय बटरफ्लाई। वाइसरॉय बटरफ्लाई क्या करती है कि ये एक्टिंग करती है मोनार्क बटरफ्लाई की, यानी वाइसरॉय बटरफ्लाई किसकी एक्टिंग करती है? मोनार्क बटरफ्लाई की तरह। क्यों करती है? क्योंकि वाइसरॉय बटरफ्लाई और मोनार्क बटरफ्लाई आपस में दिखने में तकरीबन एक जैसी है, यानी इनका जो फिजिकल अपीयरेंस है, मोनार्क बटरफ्लाई का और वाइसरॉय बटरफ्लाई का फिजिकल अपीयरेंस तकरीबन सेम है। और जब इनका फिजिकल अपीयरेंस सेम है तो वाइसरॉय बटरफ्लाई एक्टिंग कर रही है मोनार्क बटरफ्लाई की, जिसकी वजह से जो वाइसरॉय बटरफ्लाई का प्रीडेटर था, जो वाइसरॉय बटरफ्लाई का प्रीडेटर था, उसको लगा कि ये मोनार्क बटरफ्लाई है जिसको खाने से उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, इसलिए इसके प्रीडेटर ने वाइसरॉय बटरफ्लाई को नहीं खाया, वो मोनार्क बटरफ्लाई समझ के इसको छोड़ के चला गया। और ऐसा करने से क्या फायदा हुआ कि वाइसरॉय बटरफ्लाई बच गई। ऐसा करना कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की एक्टिंग कर रहा है अपने आप को बचाने की अपने प्रीडेटर से, दिस रिजेम्बलेंस इज नोन एज मिमिक्री। इसको हम कहते हैं बेसिकली मिमिक्री। इसके बाद जो एक्टिंग करता है ऑर्गेनिज्म उसको हम कहते हैं मिमिक, और जिसकी एक्टिंग कर रहा है वो कहलाता है मॉडल। तो मैंने कहा कि द ऑर्गेनिज्म which exhibit mimicry, यानी जो मिमिक्री कर रहा है, which exhibit mimicry, उसको आप कह देते हैं मिमिक। और जिसकी एक्टिंग कर रहा है वो कहलाता है मॉडल। द ऑर्गेनिज्म